What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार और बहुत प्यारी बात बोली गई है। बोला गया कि हासिल कुछ ऐसा करो कि जमीन पर बैठो तो लोग उसे आपका बड़प्पन कहे, औकात नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आज की डेट में कोई एक बड़ा इंसान आकर गरीबों के पास में बैठ जाए तो उसको कहते हैं वाह यार, कितना एक तरीके से ऐसा इंसान है कि कितने बड़े दिल का इंसान है कि गरीबों में बैठा हुआ है। अगर कोई गरीब इंसान है जमीन पर बैठे तो उसको कहते हैं इसकी औकात यही है। तो ऐसी सोसाइटी है। तो इस सोसाइटी में अगर रियलिटी में आप लोग अपनी जिंदगी को सही तरीके से देखना है, सही तरीके से जीना है, तो सीधा सीधा तरीका यह कि अपनी औकात जो है वो इतनी रखो कि कहीं पर जाकर बैठो तो लोग उसे बड़प्पन कहे, ये ना बोले कि इसकी औकात यही है। ये पिक्चर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जब बिल गेट्स साहब जो है बिहार के अंदर आए थे। बिहार के अंदर आकर एक एरिया में वो बेसिकली एक पर्टिकुलर उन्हें कहते हैं जमीन पर बैठ गए। तो इतना बड़ा आदमी, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि वर्ल्ड में जो मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है उनकी कैटेगरी में जो इंसान आता है, वो इंसान गांव एक छोटे से एरिया में जाकर बिहार में जमीन पर बैठा हुआ है। तो इससे यहां पर देखा है कितना बड़ापन एक तरीके से देखा गया। तो रियलिटी में जिंदगी होती यही है। अगर आप लोग देखोगे, अगर सच्चाई तो यही निकल कर आती है कि गरीब बैठा हो तो उसको बोलते हैं उसकी औकात यही है, और अमीर बैठा हो तो बोलते हैं कि वाह क्या इंसान है। तो इस तरीके से सोसाइटी है। तो अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि इस सोसाइटी में आप लोगों को कैसे रहना है। तो ये रियलिटी है कि आप लोगों को कम से कम अपनी जिंदगी में इतना तो मुकाम कर ही लेना चाहिए कि कल को कम से कम कोई ये ना बोले जमीन पर बैठो तो औकात यही है। तो इतना तो कम से कम लाइफ में चेंज कर ही लेना। आगे बात करते हैं। आप लोग जैसे ये वीडियो देखते हैं, जैसे कल वाली ये वीडियो है, तो यहां पर जब प्रीमियर चलता है तो यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों का आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां पर भी इनके द्वारा ऑप्शन दिया गया क्विज का, तो मैंने इसको अलाउ कि यहां पर आप लोग ये देखिएगा क्विज रहता है यहां पर ये, ठीक है। तो जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूं, मुझे पता नहीं था एक्चुअली इसके बारे में, तो यहां पर ये क्विज का ऑप्शन आ जाता है। तो आप लोग यहां पर जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका वोटिंग भी देकर आप लोग डायरेक्ट यहां पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मुझे काफी अच्छा लगा, इसको यूज करते हैं। एक दो क्वेश्चन जितने भी मुझे लगा करेंगे मैं यहां पर पोस्ट कर दिया करूंगा बीच बीच में, ताकि आप लोग उनका आंसर दिया करें। वरना एक क्वेश्चन तो डेली रहा करेगा, तो इसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो भी कमेंट वगैरह आप लोग यहां पर करते हैं, कोशिश ये करो कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कमेंट ज्यादा करो, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ लो, डिस्कशन करो। देखो यार, जो चीजें अवेलेबल होती है ना उनका फायदा उठाओ एक ऐसी एरिया में, ताकि आप लोग उसको चीज सको, चीजें से और ज्यादा सीख सको। ना कि ये कि फालतू की बातें स्टार्ट हो गई, और यार तुम कल कहां थे, आज क्यों नहीं आए, आज इतने लेट कैसे हो गए। ऐसी बातें करने से ज्यादा बेटर है क्वेश्चन तैयार रखो कि जैसे ही वीडियो आएगी 7 बजे तुरंत अपना क्वेश्चन की बम्बार्डमेंट कर देंगे। तो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछो, जितने ज्यादा पूछ सकते हैं। तो ये एक अच्छा माहौल है आप लोगों के लिए, तो उसको ढंग से यूटिलाइज करो। ना कि इस तरीके से चीजों को एक तरीके से नहीं कि चीजें मिली हुई है पर हाँ ये कि रिसोर्सेज का ढंग से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, तो वो आप लोगों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जरूर कोशिश कीजिएगा कि प्रोडक्टिवली चीजों को यूटिलाइज किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कई बार न्यूज में भी रहता है। बात की जा रही है यहाँ पर केमन ट्रंच के बारे में। तो आप लोगों को इसकी लोकेशन बतानी है कि ये कहां पर लोकेटेड है। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ये आर्टिक ओशन या फिर अटलांटिक ओशन। ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से मैं बेस्ट क्वेश्चन में पूछता हूं, जो कि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई रीजन न्यूज में होगा जिसकी वजह से आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो अगर हल्का सा भी आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे तो एक अच्छे क्वेश्चन का एक होने के एक फ्री का नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। वरना तो फिर चीजें चलती रहती हैं, आप लोगों को पता है। तो इसलिए अच्छे से चीजों को प्रैक्टिस किया कीजिए। और कई सारे बच्चे, जैसे मैंने बोला कि मॉर्निंग में वीडियो देखा करो और आंसर दिया करो, तो काफी अच्छा लगा जब आप लोगों ने इस तरीके से पार्टिसिपेट किया। तो इसी तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए अच्छा यही रहता है, और सबकी बस की बात नहीं है। आधा कंपटीशन तो आप लोग यार वैसे ही खत्म कर दोगे अगर मॉर्निंग में अपना शेड्यूल फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि ये सबके बस की बात हो नहीं पाती है कि अपने शेड्यूल को फॉलो करना, कि हाँ इस टाइम जल्दी डेली उठ गए, डेली उठने के बाद में इस चीज को लेकर आ गए। तो ये नॉर्मली आप लोग देखिएगा अपने आसपास भी, अगर यार दोस्तों को आप लोग देखोगे, अगर आप लोग जितने भी दोस्तों में आप लोग रहते हैं उसमें से इक्का दुक्का कोई ऐसा दोस्त होगा जो टाइम पर उठकर अपना काम कर रहा होगा। तो ये समझो कि अगर आप लोग एक टाइम सोने और उठने का टाइम भी अगर फिक्स कर ले रहे हो, तो आप लोग ये समझिए कि आप लोग 80 से 90% जनता से तो वैसे ही आगे निकल गए, क्योंकि आधे से ज्यादा दुनिया ऐसे ही जिंदगी जी रही है, बस कट रही है। सुबह को उठते हैं और शाम को सो जाते हैं, पूरे दिन क्या चल रहा है पता नहीं चलता है। तो ऐसे लोगों से आप लोग अपने आप को तुरंत अलग कर सकते हैं अगर अपनी दो चीजें फिक्स कर दें, सोने और उठने का टाइम। तो इस पर इसीलिए फोकस दे रहा हूं क्योंकि ये दोनों चीजें अगर आप लोगों ने फिक्स कर ली तो बहुत सारी चीजें इसके बीच में सेट हो जाएंगी फिर, ठीक है। तो बोलेंगे घर बनाना है तो एक ढांचा तैयार कर दिया, अब उसके अंदर तो कुछ बना लो, चाहे यहाँ कमरा बना लो, यहाँ पे आप लोग बाथरूम बना लो, यहाँ पर किचन बना लो, जो मन कर रहा है बना लो, पर हाँ फ्रेमवर्क ये रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों वीडियो रहती है, दोनों को अच्छे से एंजॉय कीजिए। और सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, कल ये जो वीडियो थी आप लोगों की जो नैनो मैगजीन थी, एक्चुअली मेरे से गलती ये हो गई
क्योंकि वीडियो एक दिन पहले अपलोड करता हूं यहां पर ये 15 को, तो उसमें 15 की ही डेट डाल दी और दोनों 15 की पड़ी थी उसमें जहां से अपलोड करना था मुझे उठा के, तो वहां से कल वाली अपलोड हो गई वो, और जब ये पब्लिक हुई तब मुझे पता चला। ठीक है, तो कई बार छोटी छोटी गलती हो जाती है। एक बच्चे ने बोला सर आपने, देखो दो यहाँ पे भी दो बच्चे कैटेगरी दो बच्चों की निकल कर आई। एक ने तो ये बोला कि सर आपने बहुत अच्छा किया, रिविजन हो गया एक तरीके से हमारा, जब मुझे पता चला, जब तक मैंने हटाई तो स्टार्टिंग में रिविजन हो गया अच्छा खासा। एक बच्चे ये बोला कि सर आपने हमारे 15 मिनट बर्बाद कर दिए। तो यार देखो वही बात है कि ये गिलास रखा हुआ है तो आप लोग उसको कैसे देखते हो, वो नहीं है भगवत गीता में हजारों साल पहले कहा गया था यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो वही बातें हैं, एक इंसान को लग रहा है कि रिवीजन हो गया, एक इंसान कह रहा है कि टाइम बर्बाद हो गया। चलिए जो भी है, पर हाँ गलती मेरी थी, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आगे से आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ऐसी कोई भी गलती जो है वो रिपीट न हो। ठीक है, आइए अब जल्दी से जो आर्टिकल है उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं, और टाइम अपना जरूर फिक्स रखिए। अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप लोग अपनी चीजों को फॉलो करते हैं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है रियलिटी में, अगर आप लोग इस तरीके से चीजों को फॉलो करते हैं। मैंने कहा हाँ चीजें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। बहुत प्यारे प्यारे आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे एक एक कर। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल अभी आप लोगों को पता है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चल रही है, तो हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है एस जयशंकर साहब वहां पर उसको मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, उसी के बारे में है। पर लेकिन संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बात की गई यहाँ पर, पूरा फोकस है इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में। तो जानेंगे आखिर क्या मुद्दा चल रहा है और क्यों ऐसी दुर्गति देखने को मिल रही है। मैप काफी इंपॉर्टेंट है खासकर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए, तो मैप आप लोगों को डिटेल में मैं दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे आखिर क्या क्या चीजें हैं। अगर बात करें यहां पर जो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मुझे काफी प्यारा लगा पर्सनली और काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो है यहां पर ये वाला आर्टिकल। ये वाला आर्टिकल बेसिकली ये दिखा रहा है कि हमारी कंट्री में आज की डेट में अगर आप लोग पुलिस का ढांचा देखो, ठीक है, तो पुलिस को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और पुलिस किस तरीके से लोगों को ट्रीट करती है, तो वो चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही है। और जुडिशरी का अभी यहां पर एक पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बात बोलेगी कि एक तरीके से जो लोअर जुडिशरी है उनको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कोई इस तरीके से अगर कोई पुलिस होती है, कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑथोरिटी होती है, तो उसके बारे में बात की गई है। तो अच्छा लगा पर्सनली आर्टिकल, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या क्या बातें की जा रही है और कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। ये जो ऊपर वाला आर्टिकल है यहाँ पर, ये इस ऊपर वाले आर्टिकल के बारे में बेसिकली आप लोगों से बात क्या करूं, ये कई बार डिस्कस कर चुका हूं। अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो स्टैन स्वामी जी थे उनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई जेल के अंदर। तो वो जो डेथ हो गई उनकी, वो डेथ हुई बेसिकली किसके तहत पकड़े गए थे, भीम कोरेगांव जो केस हुआ था हमारी कंट्री में महाराष्ट्र के अंदर, जब यहाँ पर अब अपना जो सेलिब्रेट कर रहे थे जब वो अपनी आजादी को वहां पर जो महाराष्ट्र के अंदर में, तो कंडीशन ये बनी कि उस टाइम पर यहाँ पर ये कई सारे लोग जो हैं वो बेसिकली सपोर्ट करने लगे, कई सारे लोग उसके अपोज में आ गए कि अंग्रेजों के द्वारा वो वॉर जीती गई थी, आप सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो। तो उन्हीं में से एक यहाँ पर जो थे फादर स्टैन जो स्वामी साहब थे, इनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली सपोर्ट किया गया जो कम्युनिटी को जिनके द्वारा जीती गई थी वो वॉर ब्रिटेन के साथ मिलकर, अंग्रेजों के साथ मिलकर, तो इनके ऊपर यूएपीए लगा लिया। ठीक है, तो यूएपीए क्या होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। तो यहाँ पर ये एक्ट किसी के ऊपर अगर लग जाता है और इस एक्ट के तहत किसी इंसान को अगर आप लोग गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसको बेल भी नहीं मिल पाती है। अब यहाँ पर इनकी इतनी बुरी कंडीशन हुई कि यहाँ पर ये अपने जो चम्मच से खाना नहीं खा पा रहे हैं, मतलब गिलास लगाकर दूध नहीं, वो दूध क्या मिलेगा, खैर वहां पर पानी वानी भी नहीं पी पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसके चलते यहाँ पर ये बोला गया कि एक पर्टिकुलर इंसान जो है जो ऑलरेडी बीमार है उसको बोला गया कि स्टोव वगैरह प्रोवाइड करा दो ताकि वो ढंग से अपना खाना पीना खा सके। उसके ऊपर भी केस हुए, कई सारे आर्टिकल उसके ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई, तो उसके चलते काफी ज्यादा हाहुल्ला होने लगा कि एक पर्टिकुलर बीमार इंसान को जब साबित भी नहीं हुआ है कि कोई इसने कोई गलती की है, अंडर ट्रायल है, उसके बाद भी यहां पर उसको जो है बेल नहीं दी जा रही है। तो ये ऐसा एक्ट क्यों बनाया गया है जो अपनी कंट्री में अपने ही देश के लोगों को इस तरीके से ट्रीट करता है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग आजाद देश में रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहां पर हम लोग आज के टाइम में भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। इस तरीके का एक्ट लाने की क्या जरूरत है अपने ही देश में अपने ही लोगों के लिए। तो इसके चलते यहां पर ये बार बार बात की जाती है। तो इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस भी किए। बोला यहां पर यह जा रहा है कि ये तो फंडामेंटल राइट है। आप लोगों ने देखा होगा फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 के अंदर आता है जब, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है हमारे संविधान में। तो उसमें आर्टिकल अगर 19 के बारे में बात करें तो यहां पर मेनली जो फ्रीडम के बारे में बात की जाती है। तो अगर कोई इंसान कुछ बोल भी नहीं सकता, कोई कह भी नहीं सकता, तो उसको कैसे आप लोग लेकर चलोगे। अगर कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता, अगर वो कोई कंडक्ट कर रही है, तो फिर क्या फायदा रह गया। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो उन लोगों को भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा है। तो ये कितने हद तक सही है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। पर लेकिन दूसरी साइड में आप लोग दूसरा पहलू भी देखेगा यहां पर, यानी कि एक ही पहलू लिख लें, लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बनाना भी यहां पर ये जरूरी है। पता चला यहां पर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है इतने ज्यादा भड़काऊ भाषण देकर चला गया, लोग आपस में कट रहे मर रहे हैं, तो जबकि इनके ऊपर आरोप लगाया गया जो यहां पर स्टैन स्वामी साहब है कि इनके द्वारा भाषण कुछ ऐसा दिया गया जिसकी वजह से इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई वहां पर। ठीक है, तो इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया।
पर बैलेंस एक इस तरीके से होना चाहिए कि गिरफ्तार कर लिया, केस चलाइए, पर इंसान अगर बीमार है, कोविड-19 की बीमारी हो रही है किसी को, तो उसको इलाज करवाइए, ना कि ये बोलो कि अभी तो अंडर ट्रायल है यहीं पड़े रहो। तो अगर इस तरीके से इंसान की डेथ हो जाती है और बाद में पता चला कि वो इंसान बेकसूर था, तो उसकी तो डेथ हो गई, अब कसूरवार और बेकसूरवार में क्या डिफरेंस रह गया। तो यूएपीए जैसा ये जो एक्ट है, इसके अंदर आप लोग कम से कम ऐसा करना चाहिए कि इंसान को बेल तो मिल सके। ये तो अंग्रेजों के टाइम की बात होगी कि आप लोग बेल भी नहीं ले सकते इसके अंदर, एक बार अगर गिरफ्तार कर लिया तो, वो भी अंडर ट्रायल पर्सन को। तो इसके चलते इसका बार बार क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को फिर से दे दिया, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पहली बार आते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो नया नया जो भी वीडियो देखने स्टार्ट करता है वो एक बार न्यू मेंबर लिख दिया कीजिए, ठीक है, या फिर एन लिख दिया कीजिए, ताकि आप लोग जो है मुझे पता चलता रहे कि हाँ कितनी चीजें जो है वो मुझे उसको रिवाइज भी कराते रहना है, ताकि आप लोगों का भी रिवीजन होता रहे, जो पुराने देख रहे हैं और जो नए आ रहे हैं उनको भी एक तरीके से एक ओवरव्यू मिलता रहे, ताकि वो कनेक्ट करके चल सके लेक्चर के साथ में, ठीक है। तो ये बेसिक पर्पज रहता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एक तरीके से बोल सकते हो कुछ बातें जो मैंने आप लोगों को बताई, इसलिए मैं कहता हूं पेन और कॉपी लेकर बैठा करो, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें लिखना पॉसिबल नहीं है। तो जो चीजें आप लोगों को लगे आप लोगों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोग नोट डाउन करते रहो, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से हो सकता है वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मुझे लगता है चलो ये तो नॉर्मल चीज है, पर लेकिन कुछ चीज ऐसी होगी मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को लग रहा है नॉर्मल चीज है। तो जो भी आप लोगों को लगे उस तरीके से, तो वो चीज आप लोगों को नोट डाउन करते रहना है, ठीक है। बाकी इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इस आर्टिकल के ऊपर नहीं डालेंगे, महंगाई क्या है, क्या क्या चीजें चल रही है। अभी यहां पर ये जो आर्टिकल है बेसिकली बात कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे, कोविड-19 के चलते क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अभी यहां पर ये बात करेंगे, ये जो आर्टिकल है ये दिलीप कुमार साहब के बारे में है, इसके बारे में थोड़ी नजर डालेंगे और यहां पर डेटा पॉइंट है ये भी देखेंगे। कल का आप लोगों का आर्टिकल बचा है, अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो उसको भी कवर करूंगा थोड़ा, जिसमें आर्टिकल 371 के बारे में बात की जा रही है, आर्टिकल 370 के बारे में बात की जा रही है, गुपकर अलायंस के बारे में बात की जा रही है। तो अगर टाइम मिलेगा तो उसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो 2 आर्टिकल आप लोग हो जाएंगे, मुझे पता है, टेंशन मत लीजिए, उनको फिर हम लोग देख लेंगे। आंसर राइटिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं कई सारे बच्चे, अच्छा लगा मुझे यार, मतलब 8 से 9 के बीच में आंसर राइटिंग भी कर दी कंप्लीट, ठीक है। तो इसको कहते हैं जज्बा। तो इस तरीके से जिंदगी को लेकर चलो। पहले कुछ बातें दिलीप कुमार साहब के बारे में जान लेते हैं, अभी हमारे बीच में नहीं रहे। नाम आप लोगों ने दिलीप कुमार सुना होगा, पर लेकिन जो इनका असली नाम था वो था मोहम्मद यूसुफ खान। तो मोहम्मद यूसुफ खान जिनको आप लोग दिलीप कुमार साहब के नाम से जानते हैं, अक्षय कुमार जिनको आप लोग बोलते हैं, उनका नाम पता है अक्षय कुमार का अक्षय कुमार का नाम क्या है असली, चलिए देखता हूं कौन कौन बताता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आप लोगों को एक असली डॉक्यूमेंटेड नाम जो है वो नहीं पता होगा, एज कंपेयर टू जो उनका रियल नाम रहता है और जो आप लोग जनता में नाम रहता है, ठीक है। बात करें यहाँ पर, अभी इनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है, जो पैदा हुए थे पेशावर पाकिस्तान में, और रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है यहाँ पर, तो 7 जुलाई को, ठीक है। अभी यहां पर ये तो हमसे कोई नहीं पूछने वाला है कि डेथ हो गई है फिर यह है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को वनडे टाइप एग्जाम में बन सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में। फिल्म फेयर अवार्ड मिले हुए थे इनको 8, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला होता है जिसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये मिला था इनको 1994 में। रिसेंटली अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, काफी ज्यादा न्यूज में भी था, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। बताइएगा इसके बारे में। ये फिल्म इंडस्ट्री का हाईएस्ट अवार्ड बोल सकते हैं, जैसे सिविलियन कैटेगरी में भारत रत्न देते हैं, उसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर भारत रत्न है बेसिकली यहां पर फिल्म इंडस्ट्री का, ठीक है। बात करें अगर यहां पर ये इनको और भी इसके अलावा पद्म भूषण दिया गया 1991 में, निशान यहां पर इम्तियाज दिया गया इनको 1998 में, पद्म विभूषण दिया गया 2015 में, तो ज्यादा पुराना नहीं है। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये पॉलिटिशियन भी रहे, इनके मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट भी रहे राज्यसभा के अंदर में, इनको ये यहां पर 2000 से लेके 2006 तक का, तो यहां पर ये महाराष्ट्र कॉन्स्टिट्यूंसी से निकल कर आए। तो इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, बाकी तो इनकी मूवीज के बारे में बताया जा रहा है, कैसे कैसे परफॉर्मेंस रही और कैसे मूवीज का दौर बदल रहा है अभी आज के डेट में। पहले देखिए आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट जो टीवी आया करता था, उस पर हम लोग मूवी देखा करते थे, याद है आप लोगों को? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में मूवी देखी है कभी? क्या कोई ऐसा है? क्या कोई? क्या कई सारे होंगे यार। ब्लैक एंड व्हाइट में टीवी देखी थी कभी मूवी आप लोगों ने? ब्लैक एंड व्हाइट जो टीवी आया करता था, उसके बाद में फिर आप लोगों ने देखा कि जो रंगीन टेलीविजन आने लगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों ने देखा एलईडी वेलईडी और ये सारी चीजें अब स्टार्ट हो गई हैं। तो कहने का मतलब है कि चीजें चेंज हो रही है। हम लोग एक टाइम था कि उसमें हॉल में जाकर मूवी देखा करते थे, जो एक हॉल हुआ करता था नॉर्मल, फिर मल्टीप्लेक्स बनने स्टार्ट हो गए जहां पर आप लोग खाना भी खाइए, मूवी भी देखिए, शॉपिंग भी करिए। अब कोरोना ने क्या किया, सारी चीजें ही चेंज कर डाली। अब ओटीटी आ गए हैं, घर पे बैठे मूवी देखो, कहीं नहीं जाना आप लोग को। तो एक पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन ले लो और सारी मूवी वहीं पर इकट्ठी मिल जाएंगी। तो इस तरीके से, तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा दौर चेंज हुआ, तो सारा दौर इन्होंने देखा ब्लैक एंड व्हाइट से लेके ओटीटी तक के दौर के, आप लोग इनको बोल सकते हैं कि सारी चीजें ये देख कर गए। तो एक लेजेंडरी, एक आप लोग एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से पर्सन स्पेसिफिक न्यूज के अंदर अगर थोड़ा बहुत कुछ पूछा जाए तो आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी एक तरीके से इनके बारे में।
ये जो आर्टिकल मैं डिस्कस करने वाला हूं ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकते हैं हर एक तरीके से, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में सुनिएगा क्या क्या बातें की जा रही है। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन है, बात की जा रही है अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ बातें बोली गई कि जो पुलिस है अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसके अंदर इंटरफियरेंस नहीं करना चाहिए। बेसिकली क्या होता है उसकी वजह से वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती है। तो बात की जा रही है कि ग्रोइंग जो इंस्टेंसेस हैं यहां पर अभी रिसेंटली जुडिशियल इंटरफेरेंस जो रहता है, जुडिशरी जो इंटरफेरेंस करती है इन्वेस्टिगेशन जो की जाती है किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा, तो ये अनडिजायरेबल है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से यहां पर ये लॉ भी इसको अलाउ नहीं करता है कि इस तरीके से जुडिशरी इंटरफेयर करे। मतलब क्या है बोलने का मतलब यह कि कोई केस गया कोर्ट के अंदर में, तो कोर्ट में जज बोलेगा इस इंसान को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, ये इंसान को गिरफ्तार करके लेके आओ, इस इंसान को छोड़ दो, इसको गिरफ्तार नहीं करना है। तो यानी कि कोर्ट को कैसे पता कि इसको गिरफ्तार करना चाहिए, इसको नहीं गिरफ्तार करना चाहिए, सारा चीज तो ग्राउंड लेवल पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करता है ना। तो इसलिए यहां पर उसी के हाथ में ये पावर होनी चाहिए कि हाँ किस इंसान को गिरफ्तार करना है, और वो भी अपने मर्जी से नहीं, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में। तो ये बातें यहां पर बोली गई है। तो आर्टिकल जो लिखा गया यहां पर ये आर के राघवन साहब के द्वारा लिखा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, फॉर्मर सीबीआई के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इसी के साथ में प्रेजेंट टाइम पर एक प्रोफेसर भी है, यानी कि एक टीचर है यहाँ पर जिंदल जो ग्लोबल स्कूल के अंदर में, ठीक है, हरियाणा सोनीपत के अंदर। अगर बात करूं आप लोगों से इनके द्वारा स्टार्टिंग में जो बेसिकली बात की गई, एक पर्टिकुलर केस के बारे में बात की गई। तो ये जो केस है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, ये 25 जून को यहां पर रिसेंटली अभी क्या हुआ, एक जो पुलिस ऑफिसर है उसको 22 साल की सजा दी गई, 22 का 22.5 साल की सजा दी गई, क्योंकि यहां पर जॉर्ज फ्लॉयड इसकी डेथ हो गई थी, तो उसके चलते ये केस चला। जो डेथ हुई थी यहां पर फ्लॉयड की, वो वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुई। 20 नहीं बोल रहा, सॉरी 20 नहीं, ये 2020 की बात की जा रही है, मई के महीने में। ठीक है, तो यानी कि जब यहां पर कोविड-19 से रिलेटेड लास्ट ईयर जो चीज चली थी उस टाइम की बात की जा रही है। पूरी कहानी में आप लोगों को बताता हूं क्या है। आप लोगों को पता है ऑल ओवर वर्ल्ड में उस टाइम पर काफी ज्यादा हाहू मचा हुआ था बेसिकली कोविड-19 को लेकर, तो बहुत सारे लोगों की जान गई। ये इंसान जो है जिसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड, इसकी बेसिकली जॉब जा चुकी थी उस टाइम पर, और ये इंसान क्या करता था, एक पर्टिकुलर पड़ोस में दुकान थी जहां पर भी ये जाता था, और वहां से अपना जो भी खाना पीना लेता था या बीड़ी सिगरेट जो भी इसको लेनी होती थी वो वहां से लिया करता था। तो वहां पे ऐसा नहीं होता किसी दुकान पर आप लोग जाते हैं, जैसे कि कहीं आप लोग डेली ब्रेड लेने जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, फिर किसी को बीड़ी सिगरेट पीनी है तो वो जा रहे हैं वहां पर, तो एक तरीके से वहां कनेक्शन सा बन जाता है। कभी कभी अगर पैसे भी लेकर आप लोग नहीं आ रहे हैं तो वहां पर ऐसा रहता है चल यार फिर बाद में दे देना, कोई बात नहीं है। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को वहां पर देखने को मिलती है। तो यहां पर ऐसी ही इसकी एक दोस्ती हो गई थी वहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन से, तो वो पर्सन के साथ में जाता था, कभी कभी पैसा भी नहीं होता था क्योंकि जॉब जा चुकी थी, तो उधारी खादी चल गई, तो सब कुछ चलता रहता था इस तरीके से। हुआ क्या यहां पर, एक दिन वो पर्सन नहीं आया जो नॉर्मल पर्सन आया करता था, उसकी जगह कोई और ड्यूटी पर आ गया, और ये वहां पर पहुंचा तो इसके हाथ में एक नकली नोट था। तो उस पर्सन ने वो नकली नोट देखा और उसने पुलिस को बुला लिया कि कोई यहां पर नकली नोट देकर गया है। तो जैसे ही पुलिस आई यहां पर, तो ये पर्सन जो था ये जा रहा था, तो इस पर्सन को पकड़कर पुलिस के द्वारा, 2 पुलिस के पर्सन थे, उन्होंने क्या किया, बेसिकली इसको गिरा दिया जमीन पर, और इसकी गर्दन पर इस तरीके से इनके द्वारा क्या किया गया, अपना घुटना रख दिया गया। तो ये जो घुटना रख दिया गया इस पर्सन के गर्दन पर, और ये पर्सन थोड़ा नशे में भी था, हल्का फुल्का शायद ड्रिंक रखा होगा, तो यहां पर इसके द्वारा बोला गया कि है, इसके द्वारा बोला गया, वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, वह है मैन आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ, यानी कि मुझे सांस भी नहीं आ रही, आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ, तो कह रहा है कि मेरी गर्दन से हटा लो, मेरी जान चली जाएगी। तो ये जो पुलिस वाला है इसने ये इसी स्टाइल में खड़ा रहा, आसपास के लोगों ने बोला कि ये भाई साहब इसकी जान चली जाएगी, हटा लो इसके उस पे से घुटना, इसने नहीं हटाया। एक वुमेन भी गई पास में से निकलकर, उसने बोला कि यार ये मर रहा है, ये चटपटा रहा है, ये मर जाएगा, तो ये किसी की भी नहीं सुन रहा था। इवन इसके सहयोगी ने भी बोला हटा लो घुटना, पर इस इंसान ने घुटना नहीं हटाया। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इसकी बॉडी जो है वो एक्ट करना बंद कर दी, ये इंसान फिर भी घुटना नहीं उठा रहा है। पर लब इसके बाद में फिर दूसरा पर्सन आया, एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आया, उसने देखा इसका हाथ पकड़ के इसकी नब्ज चलना बंद हो चुकी थी, यानी कि जब इसको यह पता चला कि ये इंसान मर चुका है तब इसने इसके ऊपर से घुटना उठाया। और इसकी गलती क्या थी कि एक नकली नोट लिए हुए था, तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिली। इसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना हा हुल्ला हुआ जिसकी कुछ हद नहीं है। यह माना गया कि एक व्हाइट पर्सन ने एक ब्लैक पर्सन को मार दिया, तो ये एक तरीके से एक कम्युनल इशू यहां पर बन गया। जो अपार्थाइड की नीति आप लोगों ने सुनी होगी ना, याद रखेगा, अपार्थाइड की नीति बेसिकली बोली जाती है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में यहां पर रंग भेद की नीति थी, गोरों के लिए यह है, कालों के लिए है, तो उसके चलते कई सारी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती थी। तो ये जो केस आ गया इसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। इवन ओलंपिक में खेलने वाले प्लेयर के द्वारा भी इसके खिलाफ जो है वहां पर जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके द्वारा भी प्रोटेस्ट दिखाया गया।
और उसको अलाउ भी कर दिया गया आगे चलकर, हालांकि उन्होंने बैन कर दिया गया कि हाँ कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट जो है खिलाड़ियों को अलाउ नहीं करेंगे। तो कई सारी ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिली। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि पुलिस की इमेज जो है वो घटिया इमेज बन गई यहां पर जरा सी देर में, ओनली एक पर्सन की वजह से। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है और वो एक रिलीजन से निकल कर आता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से, ठीक है, तो सारे उसी कम्युनिटी के सारे लोगों को हम लोग टेररिस्ट बोलने लगते हैं, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। हम पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक टैग लगा देते हैं, तो यहां पर ये पर्टिकुलर जो इस इंसान के द्वारा हरकतें की गई तो पूरी पुलिस फोर्स जो है वो बदनाम हो गई इसकी वजह से। अब कोई भी पुलिस को देखने का नजरिया जो है वो अपना चेंज करेगा। तो इसी के चलते ऐसा ही एक केस जो था वो हमारे देश में देखने को मिला। आप लोगों को याद होगा तमिलनाडु के अंदर में काफी ज्यादा वायरल भी होता है उस टाइम पर, इसके ऊपर मैंने कई सारे एडिटोरियल भी डिस्कस किए थे, अगर रेगुलर आप लोग देख रहे हैं। ये दो थे यहां पर, बाप और बेटा। तो बेसिकली घर से बाहर निकले लॉकडाउन के टाइम पर, इनको दवाई वगैरह कुछ घर का सामान वगैरह कुछ लेना था, तो यहां पर पुलिस ने जो है इनके ऊपर डंडे बरसाने स्टार्ट कर दिए कि जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो तुम बाहर निकलकर कैसे आ गए। और इनकी इतनी ज्यादा पिटाई की गई कि बाप और बेटे की डेथ हो गई दोनों की। तो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, तो उस टाइम पर फिर से पुलिस की जो इमेज है वो काफी ज्यादा खराब हो गई। तो ऐसी कंडीशन कई बार देखने को मिलती है कि पुलिस की इमेज जो है वो कई बार कई सारे लोगों की वजह से जो इमेज जो है वो यहां पर घटिया बनती चली जाती है। तो कई बार खुद ऐसे यहां पर सबूत मिल जाते हैं जब ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहां पर राइटर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, राइटर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ पुलिस के कई सारे ऐसे कारनामे हैं, करतूत हैं कि ऐसी इमेज बन जाती है। पर लेकिन पुलिस रियलिटी में पूरी पुलिस को अगर आप लोग उस तरीके से देखो तो पूरी पुलिस बोलो या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बोलो, वो सारी ऐसी नहीं है। उसको सबके लिए एक परसेप्शन बनाना वो एक गलत इंपैक्ट डालता है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी और उनके काम करने के तरीके के ऊपर भी। अगर बात करें आज की डेट में, एग्जीक्यूटिव जो है वो एक तरीके से संविधान के हिसाब से काम करती है। एग्जीक्यूटिव कौन सी होती है, जो चीजों को इंप्लीमेंट करने का काम करती है। देखिए तीन ब्रांच आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो होती है लेजिस्लेटिव, जो लॉ बनाती है, जो कि एक तरीके से नियम बनाने का काम करती है, विधायिका, ठीक है। एक होती है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, जो कि यहाँ पर बेसिकली इंप्लीमेंट करने का काम करती है। और फिर होती है जुडिशरी, यानी कि जस्टिस सिस्टम। वो क्या करता है, वो देखता है कि क्या सही कर रहे हो तुम, ये जो चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो सही चीजें हैं। जैसे सेक्शन 66A IT एक्ट का जो है वो 2015 में क्या किया, हटा दिया गया। बताइए कौन सा केस था, याद है आप लोगों को, मैंने कई बार अभी डिस्कस किया है। उस केस में हटा दिया गया, पर फिर भी ये इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो जुडिशरी बोल रही है कि सुधर जाओ वरना जो है पिटाई कर दी जाएगी, ठीक है, मुर्गा बनाकर पिटाई की जाएगी। तो ये जुडिशरी बार बार बोलती है यहाँ पर कि ऐसी हरकतें मत करो। तो यहाँ पर काम क्या रहता है कि ये हमारी जुडिशरी ये बोलती है कि संविधान में जो लिखा हुआ है ना उसके हिसाब से काम करो, ना कि तुम अपनी मनमानी से काम करोगे। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो संविधान के हिसाब से काम करती है। और ब्यूरोक्रेसी जो है, जैसे कि IPS ऑफिसर हो गए, ये सब हो गए, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी चुनी हुई नुमाइंदे हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट बनाते हैं तो उनके हिसाब से काम करती है, ठीक है। तो इसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी अगर बात करें जो पुलिस है यहां पर, उसका बेसिकली कंडक्ट जो है एक डेमोक्रेटिक नेशन में उसकी जो पोजीशन है वो एक अखंडनीय पोजीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी कि किस तरीके से चीजों को आगे लेकर चलना है। पर लेकिन कंडक्ट जो है कई बार वो चेक किया जाता है यहां पर डेमोक्रेटिक नेशन के तहत कि पुलिस का कैसा काम चल रहा है और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ये सही भी है या फिर सही नहीं है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो मैंने आप लोगों को जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में बताया, तो इस पर्टिकुलर पुलिस वाले को 22 22 साल की सजा मिली ये यहां पर ये हरकत करने की वजह से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से पर लेकिन इमेज जो है वो कैसी हो गई, कोई भी अगर ब्लैक कम्युनिटी का इंसान होगा तो पुलिस के बारे में क्या सोचेगा। तो वो चीजें चलिए वायरल हो गई, तो चीजें सामने आ गई। अगर वो वीडियो वायरल न हुई होती और ये जो पुलिस वाला है वो इतना सरफिरा न होता जितना सरफिरा ये है कि ये स्टाइल में मारकर ये चीजें दिखा रहे हैं, एक इंसान की जान चलेगी। तो ये ऐसे केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते रहते हैं नॉर्मली। तो यहां पर एक तरीके से जो यहां पर डिस्ट्रस्ट हो गई लोगों के अंदर, खासकर गवर्नमेंट को लेकर, और एक तरीके से जो भी यहां पर पुलिस है उसको लेकर, तो यहां पर कहीं ना कहीं पब्लिक में डिस्ट्रेस आ गया, ठीक है। तो एक तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग बोल सकते हैं यहां पर कि पुलिस के लिए अब और ज्यादा टफ चीजें होगी कि किस तरीके चीजें लेकर चलनी है। पर लेकिन कई सारे ऐसे भी पुलिस ऑफिसर हैं जो कि अपना काम ढंग से करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं और अपना जो लॉ को फॉलो करते हैं प्रॉपर वे में। पर लेकिन उनके ऊपर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, नॉर्मली कैजुअल हो जाता है, ठीक है। पर लेकिन कुछ ऐसे भी हैं ईमानदार होते हैं जो खुद से अपना पैसा देते हैं। ऐसे कई सारे फ्रेंड हैं जो कि आज के दिन में अच्छी खासी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो उनसे डिस्कशन कभी होता है तो वो इस तरीके से बातें करते हैं, बोलते हैं यार इमेज बड़ी खराब है यहाँ पर, बेसिकली कुछ ना भी अच्छा क्यों ना कर लो, ऐसा लगता है कि मतलब कि हम जो बिल्कुल एक तरीके से गुनहगार है, ठीक है। तो एक तरीके से देखो होता है ये, क्योंकि लार्ज सेक्शन ऐसा है ना उस एरिया में, तो इस तरीके से ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाती है और यहां पर ऐसी सिचुएशन निकल कर आती है। तो अगर कोई इंसान जो है वो ऑनेस्ट भी है और कोई जो है सही इंसान भी है, तो फिर उसको भी लोग जो है वो ढंग से ट्रीट नहीं करते हैं। तो राइटर यहां पर यही बोल रहे हैं कि जो मेजोरिटी जो लोग हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो जो है उस तरीके से चीजें फॉलो करते हैं। पर लेकिन मैं माइनॉरिटी में आ रहा हूं, मैं यहां पर पुलिस को सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं उसको अंदर से देख कर आया हूं, ठीक है।
इनका कहने का मतलब है कि जो अभी यूएसए में वो दुर्घटना हुई थी उसके बाद में जो यूएसए में यहां पर जो कोर्ट था उसके द्वारा जो वर्डिक्ट दिया गया उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सही है। एक तरीके से चेक एंड बैलेंस बना रहना चाहिए सिस्टम के अंदर में, जैसा तमिलनाडु के अंदर भी देखने को मिला। मैंने बताया ना कि 2 बाप बेटे की डेथ हो गई थी, तो वही सारी बातें बता रखी है। तो पुलिस जो है नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक तरीके से उसका जो काम होता है वो अपना काम करे ढंग से। एक तरीके से पुलिस ऑथोरिटी जो है वो इन्वेस्टिगेशन का काम करती है, क्राइम को किस तरीके से टैकल करना है उसका काम करती है। पर लेकिन कई बार क्या रहता है कि उस काम को लोग जो है वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो ट्रस्ट अगर नहीं करेंगे तो कुछ भी करते रहे फिर जो है दिक्कत रहेगी। तो इसलिए बोला गया कि यहां पर एक तरीके से मैं माइनॉरिटी में हूं, नहीं कि राइटर ये बोल रहे हैं मैं माइनॉरिटी में हूं जो पुलिस को सपोर्ट कर रहा है, जबकि पुलिस की ऐसी इमेज बन गई है। पर लेकिन आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पुलिस जो है वो एक ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहां पर फॉलो करती है मैक्सिमम टाइम। तो उसके वजह से यहां पर कई बार कई कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन भी रहती है जिनमें वो काम करते हैं। पर सोचने वाली बात यह कि पुलिस वाला जो काम कर रहा है वो यहां पर अपनी इन्वेस्टिगेशन क्या इंडिपेंडेंट तरीके से कर पाता है, वो भी तो आप लोग देखिए। तो अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही बोला गया, जो भी हाई कोर्ट है या फिर दूसरे कोर्ट है, कि आप लोगों का कोई हक नहीं है। आप लोग अगर किसी भी जो पर्टिकुलर अगर कोई प्रोब कर रहा है किसी के उसका, तो आप लोग बोले यहां पर किसी पुलिस वाले को कि उसको पकड़ कर लेकर आओ, उसको ये कर दो, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। आप लोगों को ये बोलने का कोई हक नहीं है। आप लोगों का काम बस इतना है कि आप लोगों के सामने सबूत रखे जा रहे हैं और केस को सुने और उसके हिसाब से आप लोगों को डिसीजन देना है, ना कि आप लोग खुद एक तरीके से पुलिस बन जाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी यही बातें बोली यहां पर, क्योंकि इसके चलते क्या हो रहा था कि एक तरीके से जो इनका काम था, एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम था, उसके अंदर एक इंटरफियरेंस यहां पर हाईकोर्ट का काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिला था। और लोकल लेवल के जो कोर्ट है, छोटे छोटे जो कोर्ट है वहां पर डिस्ट्रिक्ट जज में, तो वो तो और भी ज्यादा अटकी मचा रखी थी उन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुधर जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से डायरेक्ट किया गया कि कोई भी इस तरीके से आप लोग किसी को बोलो कि उसको पकड़कर लेकर आओ या फिर उसको छोड़ दो, तो ये तुम्हारा काम नहीं है। तो सबऑर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर हो या फिर हाई कोर्ट हो, तो सबको ये चीजें माननी पड़ेगी। अभी बात करें यहां पर, तो ये जो डिसीजन दिया गया है, ये दिया गया यहां पर हेमंत गुप्ता वर्सेस जो यहां पर रामा सुब्रमण्यम जो है उनके द्वारा बोला गया कि ये आप लोग की जुडिक्शन के अंदर आता ही नहीं है कि आप लोग कोई भी ऐसी बातें बोलो। तो यहां पर जो डायरेक्शन दी गई है कि किसी को पकड़कर लेकर आओ, ये करो, तो हाई कोर्ट को इससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आप लोग किसी और के डोमेन में जाकर इंटरफेयर कर रहे हो। क्योंकि कोई पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर जो है उसको ये काम करने दो कि कैसे कलेक्ट करना है डेटा, कैसे इन्वेस्टिगेट करनी है, पर्टिकुलर क्राइम को कैसे टैकल करके चलना है। तो ये एक तरीके से हिदायत दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको। क्योंकि यहां पर अगर बोल देना कि ये फलाना फलाना एक्स पर्सन को ये पकड़कर लेकर आओ, उसको उठाया क्यों नहीं, वाई पर्सन को क्यों नहीं अरेस्ट किया, तो ये कोर्ट का काम नहीं है। क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है किसी ने कुछ काम किया है, तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर काम आएगा। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो कितना ज्यादा है, किस तरीके से लेकर चलना है, तो उनको देखना पड़ेगा। उनकी इमेज है, उनका दायित्व है, ये एक तरीके से उनका फील्ड है, उनको ये काम करने दो, ये बोला गया है। क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है जिसको ये फॉलो करते हैं। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहीं पर भी ये नहीं बोलता है कि जुडिशरी को ये हक दे रखा है, या फिर कोई भी ऐसा लॉ है हमारी कंट्री में कि जुडिशरी को ये हक दे रखा है। तो इसके चलते जो भी यहां पर सफिशिएंट जो डिस्क्रिप्शन है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अंदर में होना चाहिए कि वो कैसे लेकर चलना है, उसको डिसीजन लेना है, किसको अरेस्ट करना है, क्या सर्च करना है, और किस तरीके से चीजों को, अगर किसी के खिलाफ जो है रजिस्टर भी हो गई है कोई जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर, तो उसको कैसे लेकर चलना है, तो ये उसको डिसाइड करने दीजिए, ना कि आप लोग खुद वहां पर एक इस तरीके से डे बाय डे के उनके काम में इंटरफियर करो। इसी के साथ में कोर्ट का जो इंटरफियरेंस रहता है डे बाय डे के टाइम पे, उससे वो प्रॉपर अपना काम भी नहीं कर पाते हैं, तो उसको भी रोकने की कोशिश की जानी चाहिए यहां पर, ठीक है। क्योंकि कोई भी लॉ जो है ये ऐसा अलाउ नहीं करता आप लोगों की आप लोग ऐसा काम करो। अगर एक बात करिए, आप लोग कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसमें जो भी ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है कोई पुलिस ऑफिसर, उसके ऊपर उसके पापा बैठे हुए, फिर उसके ऊपर उसके पापा बैठे हुए, यानी कि उनसे ऊपर यहां पर और ऑफिसर बैठे हुए अपने हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं यहां पर। तो एक हायरार्की में काम किया जाता है नॉर्मली, और मिनिमम एटलीस्ट 2 एक इमीडिएट सीनियर ऑफिसर यहां पर उनके रहते हैं जो उनको सुपरवाइज करते हैं कि कैसे वो काम यहां पर कर रहे हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं कि वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, पर लेकिन कई बार क्या रहता है यहां पर, कई बार चीजें जो हैं वो प्रॉपर वे में टैकल नहीं की जाती है। वैसे तो लॉ फुली टैकल करनी चाहिए और कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, इम्पार्शियल तरीके से चीजें बेसिकली होनी चाहिए। पर लेकिन सुपरवाइजरी जो भी यहां पर जो सीनियर ऑफिसर होते हैं, कई बार क्या होता है पॉलिटिकल प्रेशर आ गया या कोई एक तरीके से कोई और दिक्कत बन गई, तो इसकी वजह से यहां पर दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं चल रही है वहां पर, और कोई ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो गलत डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन लेकर जा रहे हैं, कोई करप्ट ऑफिसर है, तो वहां पर कोर्ट अपना रोल प्ले कर सकते हैं। वहां पर कोर्ट जरूर बोले कि इस इंसान को भी तुम क्या गंदी हरकतें कर रहे हो, तो वो काम जरूर करिए यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से कोर्ट को जितना काम है उतना करना चाहिए, यानी कि जरा जरा सी चीजों में
टांग अड़ाने लगे जाकर, ये बोला गया है। अगर सेफगार्ड के बारे में बात करें पुलिस के मिसकंडक्ट के बारे में, तो उससे कैसे बचना है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रखो कि एफआईआर मैंडेटरी कर दो। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली एफआईआर पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं लिखी जाती है, आप लोग जबरदस्ती करोगे तो जाके लिखी जाएगी एफआईआर। रीजन क्या रहता है? एफआईआर लिखते ही वो केस जो होता है वो पक्का हो गया। वैसे तो केस को रफा चक्कर करने की कोशिश की जाएगी, पर एफआईआर लिखने के बाद में वो डॉक्यूमेंट में आ गया, तो ये एफआईआर मैंडेटरी कर देनी चाहिए। क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है उसके हिसाब से अगर बात करें तो वो ये बोलता है कि पर्टिकुलर अगर कोई ऑफिसर है, खासकर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसके पास में एक डायरी होती है। वो डायरी क्या होती है कि डे बाय डे जो भी उसके सामने चीजें निकल कर आ रही है हर एक दिन, वो उसकी सारा जो ब्यूरो है वो उसके अंदर लिखता रहेगा कि अच्छा आज ये मिला, आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो वो डायरी जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है जब प्रेजेंट किया जाता है सबूत के तौर पर कि हर एक दिन आप लोगों को वो चीजें मिली है, तो उससे ये फायदा रहता है कि वो प्रॉपर रहता है। अब ऐसा तो कोई करेगा नहीं, पीछे जाके उसमें कोई चेंज कर देगा, तो इस तरीके से उसको लिखना होता है। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि उस डायरी को प्रॉपर मेंटेन किया जाए ताकि पता चलता रहे कहां कहां पर क्या चल रहा है। और देखिए ये भी बोल रहे हैं कि मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि सारे दूध के दूल्हे हैं, बहुत सारे आप लोगों को डिसऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर देखने को मिलेंगे जो अपना ईमान तक बेच देते हैं जब यहां पर उनकी बात आती है। कई सारे तो ऐसे लोग होते हैं, जैसे आज की डेट में अगर बात करिए, वो जब तक गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट के एक तरीके से ऐसा नहीं कि लोगों के लिए काम करेंगे, गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे कंप्लीटली, ताकि बाद में चल के रिटायरमेंट के बाद में भी उनको कुछ फायदा देखने को मिल सके। तो पूरा सिस्टम जो है वो भी ऐसा नहीं बोला जा सकता कि बहुत अच्छा है, पर ऐसा भी नहीं बोला जा सकता सारे के सारे डिसऑनेस्ट हैं। तो थोड़ा तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, तो ये जरूरी है यहां पर, ठीक है। तो ये था आर्टिकल। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा सिस्टम के बारे में आप लोगों को क्या लग रहा है, और इस तरीके के उदाहरण अगर आप लोग दे पाते हैं ये काफी ज्यादा अच्छा रहता है, अच्छे मार्क्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया जरूर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो आप लोगों को काफी मजा आने वाला है सुन के, क्योंकि ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करेगा कि कोई पर्टिकुलर इंसान जो है वो कैसे सोच रहा है, और जब बदतमीजी करता है तो कितनी बदतमीजी करने पर आता है। ये अभी हमारा पड़ोसी देश जो हरकतें कर रहा है, अभी इंडिया और चाइना के बीच में आप लोगों को पता है कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर बॉर्डर इश्यू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये एलएसी वाला एरिया हो गया, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर उत्तराखंड वाला एरिया देखने को मिलेगा। इधर आ जाएंगे तो आप लोग सिक्किम वाला एरिया देखने को मिलेगा, ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया देखने को मिलेगा। नॉर्मल तरीके से अगर आज के डेट में देखकर चलिए तो मैक्सिमम जो एरिया बॉर्डर एरिया डिस्प्यूट है वो चाइना के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और चाइना की हरकतें ऐसी हैं कि कभी तो यहां पर ऐसा लगता है कि उन्हें कहते बिना बात के आकर भौंकने लग गया। आप लोग कि कई सारे, मान लीजिए कोई कुत्ता है, ठीक है, उस कुत्ते के ऊपर मान लीजिए कोई मक्खी काट रही है उसको, ठीक है, कोई उसको दिक्कत हो रही है, तो वो ये नहीं इसलिए नहीं, वो इसलिए मतलब ऐसे मजे मजे भोगना स्टार्ट कर दिया। तो वो ऐसी हालत आज के में चाइना की हो रखी है, ऐसी हरकतें करता हुआ चाइना आप लोगों को पाया जाता है। यानी कि हम जो है हम नॉर्मल है, हम अपनी जिंदगी को आराम से जी रहे हैं, पर इस इंसान को पसंद नहीं आ रही है, तो उसके चलते कई सारी बुरी कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो ये एरिया जो है इंडिया और चाइना के बीच में, ये जो वेस्टर्न सेक्टर है बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर देखने को मिल रहा है जो कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला, और ये एक्साई चीन वाला, इसको वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं। और ईस्टर्न सेक्टर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है बेसिकली जहां पर आप लोगों को सिक्किम भी देखने को मिलता है और अरुणाचल प्रदेश, और मैकमोहन लाइन बोला जाता है इसी के बीच में। तो ये एरिया कई बार न्यूज में रहता है। मैक्सिमम अभी जो झड़प देखने को मिली वो एक्साई चीन वाले रीजन में देखने को मिली, तो इसको हम लोग एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि अभी क्यों ये न्यूज में आ गया है। हुआ क्या है, अभी यहां पर हमारी कंट्री इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है वो काफी लो लेवल पर पहुंच गए हैं। प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा लो लेवल है, इससे ज्यादा लो लेवल पर अब तक नहीं पहुंचे थे। अभी बात करें जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है एलएसी के पास में, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो यहां पर अनरिजोल्व है, अब तक भी उसको ढंग से रिजोल्व नहीं किया गया। अभी थाउजेंड्स हमारी कंट्री के जो फोर्स और चाइना के फोर्स उनको डिप्लॉय किया गया एक दूसरे के आमने सामने। तो अभी जब हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हैं और चाइनीज के काउंटिंग पार्ट जो यहाँ पर है जिनका नाम है वेंग यी, तो ये दोनों मिले अभी यहाँ पर दुसान में तजाकिस्तान के अंदर। क्यों? क्योंकि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग वहां पर चल रही है। तो उस मीटिंग में जब यहां पर आमने सामने आए तो उसमें यहां पर कुछ बातें की गई। अगर बात करें इससे पहले जब यहां पर गालवान वैली के अंदर जब क्लैश हुआ था और यहां पर यह पेंगोंग सो लेक के अंदर जब चीजें देखने को मिली थी, तो इस पर्टिकुलर एरिया में दिक्कत होगी। मैप देखिए, क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। ग्लेशियर के बारे में पूछा गया था, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, तो कहां पर लोकेशन है, तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा भी ध्यान से सुनेगा तो आंसर दे पाओगे, ठीक है। यहां पर ये हो गया पेंगोंग लेक, जो कि आप लोग यहां पर ये देखिए, ये चाइना के द्वारा जो कोपाइड एरिया है वो वाले में देखने को मिलेगा, और इंडिया के अंदर भी इसका पोर्शन है। तो चाइना ये बोलता है कि ये एरिया, कोशिश ये करता है कि एरिया सारा उसी के कंट्रोल में आ जाए। तो ऐसी गंदी हरकतें हैं चाइना की। तो इसके चलते यहां पर अभी रिसेंटली कई सारे एरिया में आप लोगों को इंडिया और चाइना के बीच में झड़प देखने को मिल रही थी। तो यहां पर बोला यह जा रहा है कि ये जो एरिया है वहां से जो ट्रूप है, ठीक है, आर्टिलरी वगैरह है जहां पर जो एक दूसरे के सामने थे, तो कई सारे एरिया में अब तक भी एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर बात करें यहां पर कैलाश रेंज के अंदर भी यहां पर
आप लोगों को एक दूसरे के सामने खड़े हुए नजर आए। तो एक तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में जो है ये काफी बड़े मुद्दे बने हुए हैं, और रियलिटी में देखा जाए तो कोई मुद्दे नहीं है यहाँ पर। ये चाइना की हरकतें हैं कि वो हमको सप्रेस करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। पॉलिटिकली एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो दोनों साइड के द्वारा मिलकर गालवान वैली और यहाँ पर पेंगोंग जो लेक है, यानी कि जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाई, ये गालवान वैली और पेंगोंग जो लेक है, यहाँ से अपनी जो भी यहाँ पर ऑफिसर्स वगैरह थे उनको वापस कर लिया, अपने सोल्जर्स वगैरह को हटा लिया, एक तरीके से डिसएंगेज यहाँ से हुए। पर लेकिन कई सारे और थे यहाँ पर, जैसे दीप सांग हो गया, डैमचोक हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर बहुत सारे एरिया जो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ ना, जैसे कि मैप आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो ये आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि ये वाला एरिया में तो ये बेसिकली हटकर चले गए, पर इसके बीच में और कई सारे एरिया थे, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया जो यहाँ पर रह गए, इनसे ये अब तक भी यहाँ पर आमने सामने खड़े हुए हैं, यहाँ से फोर्स नहीं हटाई गई है, तो वहां पर अभी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, तो ये कई सारे एरिया यहाँ पर दिए गए हैं, तो रटना नहीं है किसी को भी, इस तरीके से आप लोगों को हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रखिएगा। तो यानी कि यहाँ से तो ये हट गए, पर लेकिन इन वाले एरिया में अभी भी जो एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अभी फिलहाल जो है यहां पर कंडीशन आप लोग देखिए कि चीजें सुलझी नहीं है, और कहीं ना कहीं कोई कॉन्फिडेंस भी देखने को नहीं मिला। अभी दोनों साइड जब मिले यहां पर, एजंकर साहब के द्वारा साफ साफ बोल दिया गया कि यार देखो अभी जो रिलेशन हमारे चल रहे हैं ना, ठीक है, तो वो रिलेशन एक अलग ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो एक तरीके से दोनों के रिलेशन जो है वो अभी यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, दोनों के जो रिलेशन है यहां पर भी। उसका अगर आंकलन किया जाए तो 1962 में जब लड़ाई हुई थी इंडिया और चाइना की, तब से लेकर हमारे रिलेशन जब सुधरे थे, वो सुधरे थे 1988 में, और वो भी कब, जब राजीव गांधी जी के द्वारा यहां पर चीजों को आगे लेकर चलने की कोशिश की गई और विजिट वगैरह स्टार्ट की गई, तो तब जाकर जो रिलेशन है वो नॉर्मल हुए। वरना उससे पहले तक अगर आप लोग बात करिए, हमारे बीच में काफी लंबे समय तक बिल्कुल फ्रीज रहे थे रिलेशन। तो तब से यहां पर ये 1962 की वॉर के बाद में तो कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन ये होगी कि फिर से हम लोग उसी लेवल पर पहुंच रहे हैं। अगर चीजों को हम लोग नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं, तो कहने का मतलब ये कि सही डायरेक्शन में चीजें नहीं जा रही हैं। बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की बातें आप लोगों ने सुन ली, पर लेकिन जो इनके यहाँ पर मिनिस्टर हैं जिनका नाम है वेंग, इनके द्वारा बाउंड्री डिस्प्यूट को सीरियस तरीके से लिया ही नहीं गया, क्योंकि बाउंड्री डिस्प्यूट ये खुद ही कर रहे हैं तो सीरियस कहां से लेंगे, तो इनके द्वारा उसको साइड में रख दिया गया। तो एक तरीके से अगर बात करें तो असेसमेंट करने पर दोनों ठीक है एग्री हो गए हैं, पर लेकिन रियलिटी में चाइना की हरकतें लग नहीं रही कि वो असेसमेंट करने के तैयार में है। एस जयशंकर साहब जो है उनके बारे में अगर आप लोग बात करें तो वो भी यहां पर देखिए, उनके द्वारा बोला गया कि यहां पर एक तरीके से अगर ऐसी चीजें चलती रही, एग्जिस्टिंग सिचुएशन बनी रही, ठीक है, तो दिक्कत होने वाली है आने वाले टाइम पर, ठीक है। क्योंकि अभी बात करें अगर जो डिफरेंस है यहां पर, जो मॉस्को के अंदर मीटिंग हुई थी और जो अभी दुसानबे के अंदर मीटिंग हो रही है, तो चाइना का रवैया आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिलेगा। जब यहां पर मिले थे मॉस्को के अंदर में, उस टाइम पर चाइना को भी लग रहा था कि यहां गलत चीजें हैं, तो चाइना ने दिखाया कि यहां चीजों को सही कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कोशिश की कि जो है एक तरीके से स्टेटस को बना लिया जाए। स्टेटस को का मतलब होता है यथास्थिति, यानी कि जो खराब हुई थी उससे पहले जो स्थिति थी वो बना लेते हैं। तो चाइना के द्वारा भी हरकतें की गई यहाँ पर कि ठीक है, पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पे अगर देखा जाए तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा है इनके अंदर कि यहाँ पर ये इसको नॉर्मल करने के मूड में है। अभी यहाँ पर रस्साकसी काफी लार्ज स्केल पर दोनों के बीच में देखने को मिल जाएगी। इसी चलते यहाँ पर जयशंकर साहब ये बोले कि किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है भाई साहब, अगर इस तरीके से आप लोग ये हरकतें करते रहोगे। पर लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं इसके बारे में, अभी यहाँ पर इंडिया भी कोशिश ये कर रहा है कि चीजें थोड़ा सा अलग तरीके से लेकर चला जाए। जब जो है सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो उंगली को टेढ़ी कर दीजिए। तो इन्होंने बोल दिया साफ साफ कि नॉर्मल से तो देखिए हो नहीं पाएगी, अगर बिना आप डिसएंगेज हुए, यानी कि एक दूसरे के सामने हथियार लिए खड़े रहेंगे, डीएक्सिलेट किए काम नहीं चलेगा। और सिग्नल ये भी दे दिया कि चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट है हमारी कंट्री में, जो कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, हमसे बहुत फायदा होता है चाइना को, तो उसको भी हम लोग रिव्यू करेंगे कि चाइना को कैसे लेकर आगे चलना है। तो उसके ऊपर भी इन्होंने बात बोली। पर लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बायलैटरल ट्रेड के बारे में बात करें तो प्री पेंडेमिक से भी ज्यादा हमारा ट्रेड अभी बढ़ गया। कोविड-19 के चलते हम लोग दुनिया भर की चीजें चाइना से खरीद रहे हैं। दुनिया भर के एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसको एपीआई बोलते हैं आप लोग, वो चाइना से आता है, क्योंकि उससे दवाइयां बनाई जाती हैं। तो दुनिया भर की चीजें आज के डेट में हम लोग चाइना से खरीद रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है पेंडेमिक के टाइम पर अभी फिलहाल कि हम लोग इसको कुछ करेंगे। पर लेकिन हाँ, डिपेंडेंसी जो हमारी है उसके लिए हम लोग को कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव जरूर देख लेना चाहिए, ताकि कल को चाइना को मजा सिखाया जा सके किसी भी तरीके से। और देखिए मुद्दे थोड़े नहीं है हमारे पास भी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था नैनो मैगजीन वाली वीडियो के अंदर भी कि मुद्दे हैं बहुत सारे, बात कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि जिंगजियान वाले रीजन की आप लोग बात कर लीजिए, ठीक है, आप लोग हांगकांग वाले रीजन की बात कर लीजिए, ताइवान वाले रीजन की बात कर लीजिए, तिब्बत वाले रीजन की बात कर लीजिए, साउथ चाइना सी वाले रीजन की बात कर लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिनमें हम लोग चाइना को आराम से बोल सकते हैं कि क्या हरकतें चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उनके मुद्दे को हम भी उठा सकते हैं, जैसे वो हमारे जरा सी देर में जम्मू एंड कश्मीर वाले मुद्दे को उठाकर बैठ जाते हैं, जरा सी देर में हरकतें करने लगते हैं। तो हमको भी कुछ ना कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव यहाँ पर देखने चाहिए। तो अभी अगर बात की जाए
तो यहां पर अगर देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक जो जजमेंट अभी देखा जाए चाइना और इंडिया रिलेशन के बारे में, तो अनचेंज है, अभी उसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर ये बीजिंग के साइड से चीज देखने को मिल रही है। अगर बात करें तो वो बार बार बॉर्डर के इशू पर जब हम लोग बात करते हैं, वो बात कर लेते हैं यार ये बॉर्डर का मुद्दा सुलझा लेते हैं, इतनी जगह आपने सामने खड़े हुए फालतू में, तो चाइना पीछे हाथ खींच लेता है। चाइना इसको सोल्व करने के लिए तैयारी नहीं है, क्योंकि सोल्व कर ले तो बोलने का कुछ मुद्दा नहीं बचेगा ना, फिर कैसे काम चलेगा। तो ये इस तरीके से है। यही बात है कि पाकिस्तान की साइड से हमारी कंट्री पे बार बार अटैक किया जाता है, क्योंकि इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। और अगर इसके अलावा कहीं ढंग की प्रोडक्टिव जगह पर देखेंगे, बच्चों को पढ़ाओ सढ़ाओ, उनको साइंटिस्ट बनाओ, अपने लोगों को एक तरीके सही तरीके से लेकर चलो, तो चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी। पर लेकिन वहां पर लोग चाहते हैं कि चीजें नॉर्मल रहे, पर लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता है, वरना उनको जानेगा कौन, फिर वहां पर कौन पूछेगा अगर वो इंडिया के खिलाफ हरकतें नहीं करेंगे। तो इसके चलते यहां पर अभी कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। तो चाइना जो है उसको तैयार नहीं है डिस्कस करने के लिए। ओनली अगर बात की जाए बीजिंग जो है वो यहां पर चीजों को दिखाने की तो कोशिश कर रहा है, पर इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो रिज्यूम होना चाहिए नेगोशिएशन, तभी चीजें बढ़ेगी, और फुल रीस्टोर करना चाहिए पीस और डी एक्सेलेशन, यानी कि टेंशन खत्म करनी चाहिए, तब जाकर चीजें जो है वो नॉर्मल हो सकती है। पर लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है कि पुराना जो डिस्ट्रस्ट बना हुआ है उसके चलते आप लोग ट्रस्ट बना पाओगे। देखिए ये होता है, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए, तोरे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ परी जाए, ठीक है। तो ये बोलता है कि एक बार अगर धागा टूट गया है प्रेम का या फिर ट्रस्ट का, तो फिर आप लोग जोड़ने की कोशिश तो कर सकते हो, पर उसमें गांठ बन जाएगी। गांठ का मतलब क्या है? हम लोग कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं चाइना के ऊपर कि चाइना फिर से हमारी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करेगा? हम लोग क्या ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि जब उस टाइम पर उसने एक तरीके से, जब दोनों के रिलेशन अच्छे चले थे, हम तो उस टाइम पर चिल्ला रहे थे कि हिंदू चीनी भाई भाई हैं, हम तो पूरी बातें बोल रहे थे उस टाइम पर इन्होंने हमारी जो पीठ में छुरा घोपा, हमारा ट्रस्ट जो ब्रेक किया इन्होंने। क्या इस तरीके से ये पॉसिबल है कि हम लोग इनके ऊपर फ्यूचर में ट्रस्ट कर पाएंगे कि नहीं यार हिंदू चाइना भाई भाई है? क्या पता फिर से ये छुरा घोप दे। अगर नहीं घोपेगा तो हाँ, टाइम टू टाइम अगर कई जगह हमारे साथ रहेगा खड़ा, हमको सपोर्ट करेगा, फिर भी एक बार को हम लोग थोड़ा बहुत ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। पहले वाला तो नहीं आएगा, पर हाँ नॉर्मल हो सकती है। पर लेकिन अगर इसी कंडीशन में चलता रहा तो हम लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे और कैसे हम लोग रिलेशन नॉर्मल करेंगे? ऊपर से इनकी इकोनॉमी को फायदे पहुंचाते रहें, तो ये सारी चीजें देख के चलनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो पूरा आर्टिकल था ये जो मैंने आप लोगों को बताया। आई होप कि अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं कि वो ना एक कम से कम एक ओवरव्यू होना चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं। यहां पर जो नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये बेसिकली बात करें कश्मीर के मुद्दे के ऊपर। अभी आप लोगों को पता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो यहां पर रिसेंटली अभी क्या हुआ, ये गुपकर अलायंस आया मिलने यहां पर बेसिकली किससे? प्राइम मिनिस्टर से और जो अमित शाह जी से। तो यहां पर कंडीशन ये हुई कि हाँ क्या करेंगे कि डिलिमिटेशन कमीशन लेकर आते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन मतलब कि कितनी सीट कितनी पॉपुलेशन को मिलेगी, वो वाले मुद्दे लेकर चलते हैं। तो इसके चलते यहां पर तो इन्होंने कुछ बोला नहीं, पर फिर आगे चलकर लगा कि ये मुद्दे के लिए तैयार नहीं है। समझ लेते हैं पहले गुपकर जो डिक्लेरेशन है उसके बारे में। 2 गुपकर डिक्लेरेशन हुए बेसिकली, जो यहां पर इसमें सारी जो जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी है वो इकट्ठी आ गई और उनके द्वारा यहां पर एक तरीके से प्रोटेस्ट किया गया। ये तो पहले तो 4 अगस्त को हुआ। 5 अगस्त को आप लोगों को पता है आर्टिकल 370 हटाया गया। तो 4 अगस्त को गुपकर जो अलायंस है उनके द्वारा बोला गया कि जो भी आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने की कोशिश की जा रही है, हटाने की कोशिश की जा रही है, वो सही नहीं है। और जो मैसिव डिप्लॉयमेंट किया गया सिक्योरिटी फोर्सेज का, वो यहां से रिमूव करो। तो ये बातें इनके द्वारा बोलेगी, पहला डिक्लेरेशन हुआ। पर लेकिन काम चला नहीं, वो सारी चीजें कर दी गई जो करना था सेंट्रल गवर्नमेंट को। बेसिकली सारी चीजें चेंज हो गई वहां पर, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, ये सब यूज करने चाहिए वैसे। पर लेकिन मैं ही क्या करूँ, एक बच्चा बोला सर नंबर कटेगा आपका, आपने भी बोल दिए। बेसिकली देखिए चीजें यार ऐसा है ना, ये इतनी सारी कैजुअल हो चुकी हैं कि 1000 बार तो आर्टिकल के अंदर ही आ जाता है। नॉर्मली यूनियन गवर्नमेंट बोलना चाहिए, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं क्योंकि आर्टिकल के अंदर आता है। इवन क्वेश्चन के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कई बार इस तरीके से। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी हैं। हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें जो फॉलो नहीं की है, वरना नॉर्मली यूनियन गवर्नमेंट बोलना चाहिए संविधान के हिसाब से। हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सब सुनने में ऐसा लगता है कि सेंटर हो गया और उसके नीचे सारे उसके सबऑर्डिनेट है स्टेट, ठीक है। जबकि संविधान ये बोलता है कि इक्वल पावर है, ऐसा नहीं है कि ये आपके सबऑर्डिनेट है। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही जैसे बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहां पर हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन शब्द यूज करना चाहिए, ना कि मनमोहन गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट या फिर योगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन है। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये चीजें होती है, पर लेकिन बार बार ये चीजें इतनी रिपीटेडली हो जाती है कि इनको हम लोग नॉर्मल तरीके से लेने लगते हैं फिर, जबकि गलत है ये चीजें, ठीक है।
तो एग्जाम में कोशिश करो कि यूनियन गवर्नमेंट लिखो, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन लिखो, यहाँ पर कि इस तरीके से मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी का नाम ना ही लिखो तो अच्छा है एग्जाम में, इन सब चीजों से बचो, ठीक है। अगर बात करें अगस्त, अभी यहाँ पर 2022, यहाँ पर अगस्त 2020 में 22 अगस्त में, तो यहाँ पर क्या किया, फिर गुप्त का डिक्लेरेशन सेकंड आया, तो उनके द्वारा कुछ मांगे रखी गई। पहले तो ये बोला गया आर्टिकल 370 को फिर से लेकर आओ, आर्टिकल 35A को फिर से लेकर आओ। दूसरा बोला गया संविधान पूरा होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का, उसको इंप्लीमेंट करो। तीसरा बोला गया जो यूनियन टेरिटरी बना दिया है जम्मू एंड कश्मीर को, उसको फिर से स्टेट बनाओ। तो ये कई सारे मुद्दे इनके द्वारा सामने रखे गए और बोला गया कि इनको इंप्लीमेंट करो। तो ये यहां पर गुप्त का डिक्लेरेशन की बात की गई। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनके द्वारा मिलकर वो प्रिजाइड कर रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले इस पर्टिकुलर एरिया को, उनके द्वारा बोला गया कि गुप्त का डिक्लेरेशन जो है वो बेसिकली गांधीयन प्रिंसिपल फॉलो करेगा। हम लोग नेशनल की लड़ाई करेंगे, पत्थर मारेंगे, बंदूक चलाएंगे, हम लोग गांधी जी का पैटर्न फॉलो करेंगे और हम लोग ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हम लोग इसको रिस्टोर कर ही मानेंगे। तो ये ऐसी बातें इनके द्वारा बोली गई। यहां पर हम लोग इन आर्टिकल के बारे में बात करें, थोड़ा सा जिक्र जो यहां पर किया गया है, ये कुछ आर्टिकल है जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। स्पेशल प्रोविजन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर के लिए ही देखने को मिलता है। अलग अलग एरिया में स्पेशल प्रोविजन हमारी कंट्री में संविधान के अंदर देखने को मिलते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा ना, किसी आर्टिकल के सामने अगर कोई कैपिटल लेटर लिखा हुआ है जैसे ABC, तो इसका मतलब ये होता है कि ये आर्टिकल जो है ये बाद में ऐड किए गए हैं, ठीक है, अलग से, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 371 आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में बात करता है, स्पेशल मुद्दों के बारे में, ठीक है। फिर 370A जो है वो आप लोगों से बात करेगा किसके बारे में, नागालैंड के बारे में। 370B जो है वो असम के बारे में बात करेगा। 370C जो है वो मणिपुर के बारे में बात करेगा। 370D जो है ये आंध्र प्रदेश के बारे में बात करेगा। 370D आगे यहां पर फिर कहां गया, ई आंध्र प्रदेश के बारे में बात करेगा। ये डी और ई में क्या बात है यहाँ पर, ये बेसिकली आंध्र प्रदेश के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बात करेगा, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा एफ जो है वो सिक्किम के बारे में बात करेगा, ठीक है। जी जो है वो मिजोरम के बारे में बात करेगा। आई जो है वो गोवा के बारे में बात करेगा। इसी के साथ में एच जो है वो अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करेगा और जे जो है वो हैदराबाद और कर्नाटक के रीजन के बारे में बात करेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 370 ही यहाँ पर हमारी कंट्री में स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराता था, बहुत सारे और एरिया में भी स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करा रखा है। तो उसको भी बार बार बात की जाती है कि यहाँ पर क्यों स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करा रखा है, जब यहाँ पर स्पेशल स्टेटस छीना जा रहा है। तो इस तरीके से कई बार इनके चलते भी कंट्रोवर्सी बनती है, ठीक है। तो बेसिक मुद्दा है जो आप लोग याद रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन वगैरह थोड़ा बहुत बन जाए तो ये है कि बस कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये बेसिकली इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई, यानी कि एक तरीके चीजों का रेट बढ़ जाना। तो इन्फ्लेशन को नॉर्मली आप लोग तीन कैटेगरी में आप लोग देखते हो कैसे बनता है। पहला तो बढ़ता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल मतलब जब किसी पर्टिकुलर प्राइस का मार्केट में भाव बढ़ जाए, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अब अभी सैनिटाइजर का भाव बढ़ गया तो सैनिटाइजर जो है वो महंगा आने लगा, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर कोई खरीदेगा नहीं तो सस्ता आने लगेगा। तो नमक का भाव बढ़ गया क्योंकि नमक लोग दबा दबा कर खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि नमक महंगा हो जाएगा। तो डिमांड की वजह से पुल हो गया, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोस्ट ने पुश कर दिया। कोस्ट यानी कि एक गुब्बारा है, पहले एक गुब्बारा जो था ये 5 रुपए का मिला करता था, ठीक है, ठीक है, पर लेकिन अब क्या है, ये गुब्बारा जो है वो 10 रुपए का मिलने लगा। रीजन क्या है, जिसके अंदर गैस भरी जाती थी वो गैस का सिलेंडर जो है वो 10 रुपए का आता था, अब गैस का सिलेंडर 20 रुपए का आने लगा है। यानी कि अगर आप लोग आज के डेट में एप्पल लेकर आते हैं जम्मू एंड कश्मीर से और उनको लेकर तमिलनाडु में जाते हैं, तो मान लीजिए ले जाने में 100 लीटर जो है वो तेल खर्च हो गया, ठीक है। तो 100 लीटर तेल जो है, पहले मान लीजिए 1 लीटर तेल जो है वो 1 रुपए का आता है, तो इसका मतलब है 100 रुपए का तेल हम लोगों ने लगा दिया इन एप्पल को यहां पर ले जाने में। पर लेकिन आज की डेट में जो है जो तेल जो है पहले 1 लीटर 1 रुपए का आता था, अब 1 लीटर 100 रुपए का आता है। तो जहां पर पहले 100 रुपए लग रहे थे, अब इसको ले जाने में ही जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु में कितने लग गए, 10,000 रुपए लग गए, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए कि 10,000 रुपए कहां पर, ये अब रेट कहां पर जुड़ जाएगा, ये तो जुड़ जाएगा उसके ऊपर जो प्रोडक्ट बेचोगे, तो पैसा तो उसी को ले जाने में लगा ना। तो वो एप्पल जो यहां पर अब था, एक एप्पल मान लीजिए यहां से ये 100 ही एप्पल लेकर आए, तो हर एक एप्पल पे एक्स्ट्रा 100 रुपए लग जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ गया क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई यहां पर, बेसिकली जो प्राइस था उसकी कॉस्ट बढ़ गई, उसको बेसिकली लाने ले जाने की वजह से, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बुल्ट इन इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है यहां पर, ये मान लीजिए आप लोगों की सैलरी जो है फिलहाल जो है वो 10,000 रुपए है, ठीक है। आप लोगों की सैलरी जो है तुरंत 50,000 होगी। पहले क्या करोगे, एक फोन लेकर आओगे, फिर क्या करोगे, एक कुछ और देखोगे घर में, कुछ जो लेकर आना है, मेजर टेप सोफे वगैरह। तो कहने का मतलब है कि सैलरी बढ़ गई तो आप लोगों ने चीजें खरीदनी स्टार्ट कर दी। सोचो बहुत सारे लोगों की सैलरी एक साथ बढ़ गई, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें लोग खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तो कई सारी चीजों के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो उसकी वजह से भी कई बार वेज बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं बुल्ट इन इन्फ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशन की कैटेगरी है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं।
तो रिसेंटली अभी आप लोगों को देखने को मिला क्रूड तेल की वजह से, कच्चे तेल की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है। काफी ज्यादा यहाँ पर जो पेट्रोलियम और डीजल जो है, हालांकि क्रूड तेल तो सस्ता ही है, पर पेट्रोल और डीजल पर कई सारे टैक्स लगाया जा रहा है, उसकी वजह से चीजें बढ़ गई। तो कई सारी ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन बन जाता है जिसके चलते आप लोगों को एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एक और आर्टिकल है बेसिकली यहाँ पर, हालांकि ये जो आर्टिकल है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बबल बन गया है मार्केट के अंदर में। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी क्या देखने को मिल रहा है, हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर आज की डेट में अगर आप लोग देखें तो कहने का मतलब है कि इकोनॉमी बर्बाद हो रखी है, सारी चीजें लोगों के हाथ में जॉब है ना कुछ है, पर लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट बढ़ रही है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर एक बबल बन गया है, और ये बबल को समझने के लिए सबसे शानदार मूवी अगर आप लोग देखिएगा तो ये है हर्षद मेहता का जो स्कैम 1992 है। तो यहाँ पर ये जो है इसमें बोला गया कि रिस्क है तो इश्क है, इसका ये पेट डायलॉग होता है इसमें। तो यहाँ पर यानी कि जिस एरिया में रिस्क रहता है, यानी कि जिस एरिया में रिस्क ज्यादा होगा उसमें इश्क भी इतना ही ज्यादा होगा, उसमें इतना ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो कई सारे बेस्ट डायलॉग है इस मूवी के, तो वही बातें यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी यहां पर कई सारे लोग ऐसा बबल क्रिएट कर देते हैं अलग से यहां पर पैसे को डालकर, जबकि मार्केट की हालत खस्ता होती है। तो इसके चलते यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये टेम्परेरी बबल है, ये फूट सकता है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू यहां पर रहने वाला है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आप लोगों को अच्छी से चीज जाननी है तो ये वीडियो मुझे लगता है कि ये देखना चाहिए। पर हाँ, सीरीज है, थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा आप लोगों को, अभी मत देखना, बाद में देखना, कभी टाइम लगेगा तो अच्छा है। कई सारी तरीके से अंडरस्टैंडिंग आप लोग इसको लेकर डेवलप हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है अभी पुअर रेन देखने को मिल रही है। तो रेन जो है जैसी सोची जा रही थी वैसे नहीं देखने को मिल रही है, तो उसी के बारे में डेटा बता रहा है। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कई सारे एरिया में रेन जो है उतनी देखने को मिल रही है, जिसके चलते एक एनालिसिस किया गया है। तो कई सारी जो क्रॉप है उस पर यहाँ पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। कहीं पर -33, -9, ये इतना जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है उसका काफी कम यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से न्यूज में, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। आइए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एडिटोरियल आएगा एक आध दिन में, देखिएगा आप लोग। ये था 1962 का जो केस था, जो कि केदारनाथ का केस था। यहां पर इसके बारे में बात करें तो सेक्शन 124 यहां पर यूज करने की बात की जा रही है इंडियन पेनल कोड के। तो ये देशद्रोह के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर सेडेशन के लिए जो यूज किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बोल रहे हैं फिलहाल कि क्यों चाहिए आप लोगों को देशद्रोह का ये हमारी कंट्री में लो, जब हमारी कंट्री आजाद हो चुकी है। अंग्रेजों के टाइम पर यूज किया जाता था। महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर जो तिलक है, उनको यहां पर जेल में डाला गया। 75 साल आप लोग आजादी के सेलिब्रेट करने वाले हैं और आप लोगों को ऐसा लो चाहिए देश में, तो ये गलत बात है। तो इसको साइड में उठाकर फेंको, ठीक है। दूसरा, यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए, कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं वहां पर इनके द्वारा अनाउंस किए गए। तो एक साइड में यहां पर देखा जाए तो 2022 के इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसके चलते 15,000 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए के लगभग प्रोजेक्ट यहां पर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो वही बात है कि जब इलेक्शन होते हैं तो ये एक नॉर्मल चीज बन जाती है। आगे बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा बोला गया कि सीबीआई को प्रोब करनी चाहिए वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन के टाइम पर जो दंगे हुए थे। तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। जयशंकर साहब जो है वो गनी साहब से मिले, तो क्या नॉर्मल काम होगा वो देखेंगे अभी। आगे बात करें, कोई प्लान नहीं है अभी स्कूल को रीओपन करने का, तो ये बोला जा रहा है दिल्ली के अंदर भी ऐसा ही चलता रहेगा। अभी यहाँ पर ये है, यहाँ पर उमर खालिद साहब, ये यूएपीए के तहत यहाँ पर इनको पकड़ा गया था। तो ये भी बोल रहे हैं कि बेल मिलनी चाहिए, जो कि अलाउ नहीं की जाती है। अभी हम लोगों ने स्वामी साहब का जो आर्टिकल डिस्कस किया ना, तो उसके चलते ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेल अलाउ नहीं की जा रही है। बाकी आंध्र प्रदेश के अंदर आप लोगों को याद होगा अभी रिसेंटली एक हमारी कंट्री में एक एक्ट आया था जिसके चलते इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देना है। तो 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर। ये है बेसिकली कापू, तो कापू कम्युनिटी को दिया जा रहा है। तो ये 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2019 में, याद रखिएगा, जिसके तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, अरविंद केजरीवाल जी आजकल सबको भारत रत्न दिलाने पर तुले हुए हैं। तो अभी यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम लिया गया है जिनको भारत रत्न देने की बात की जा रही है। तो इनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। तो बोला गया इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। मैंने बोला था ना, एक वीडियो बनाई थी मैंने कि जो मिल्खा सिंह जी है भारत रत्न मिलना चाहिए। तो उसी तरीके से कई सारी पर्सनैलिटी के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। बाकी यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को बताया था जीका वायरस केरला में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते प्रेग्नेंट वुमेन के पेट में अगर कोई बच्चा है तो उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ जाता है, तो सर का साइज चेंज हो जाता है। तो इसको माइक्रोसिफेली बीमारी बोलते हैं। तो एंडीज जो मच्छर ये है उसकी वजह से फैलती है जीका वायरस। तो काफी केरला में काफी ज्यादा केसेस अभी देखने को मिल रहे हैं। ड्रोन के लिए नई रेगुलेशन लाई जा रही है, तो ड्रोन रूल 2021 ला दिए गए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये काम कर रही है, क्योंकि अभी अटैक जो देखने को मिला था जम्मू एंड कश्मीर में, उसको ध्यान में रखते हुए ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। एस जयशंकर साहब जो है वो एशरफ गनी साहब से मिले, तालिबान को कैसे टैकल करना
करना है, तो सारे मुद्दे भी चलते ही रहेंगे, देखेंगे कब तक शांति होती है। बाकी डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो 1% से भी कम सैंपल में देखने को मिल रहा है। कौन बोल रहे हैं यहाँ पर? ये है बेसिकली इंडियन, ये है यहाँ पर SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम। तो यहाँ पर इसका नाम याद रखेगा, ये चेक करता है इसके बारे में, ठीक है। बाकी वैक्सीन के बारे में बात चली रही है, वैक्सीन अच्छे से दी जा रही है। चाइना ने पाकिस्तान में टीम भेजी है बम ब्लास्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो ये बड़ी बात है यहाँ पर। इस तरीके से जो अपने ही बेसिकली यार के साथ में ऐसी चीजें की जा रही है। यूएस के सेनेट में बोला गया जिंगजियान वाले रीजन जहां पर चाइना अत्याचार करते हैं, वहां पर जो प्रोडक्ट बनाया जाएगा उसको अलाउ नहीं करेंगे यूएसए में। स्टेट के बारे में बात करें तो 75,000 करोड़ रुपए जीएसटी देने की बात की जा रही है उनको, जो ड्यू बचा हुआ है, तो अच्छी बात है। बाकी अजय शंकर नहीं, सॉरी, आरबीआई के जो गवर्नर हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर शक्तिकांत दास, इनके द्वारा बोला गया कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन लेकर आएंगे देश के अंदर में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो चीजों को एंजॉय कर सके इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो ये बातें इनके द्वारा बोली जा रही है। बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा था, इसका आंसर है डी, अटलांटिक ओशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा केमन ट्रेंच, तो ये याद रखेगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ आप लोगों से मतलब आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा लेक्चर को, मैं आशा करता हूँ। बाकी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग पूछा जरूर कीजिए, और जो क्वेश्चन देता हूं उसके आंसर जरूर दिया कीजिए, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहिए, और टाइम जरूर फॉलो कीजिए अपना जो पैटर्न रहता है, ताकि अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन में लेकर चल सको। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।